हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा नवीन प्रयास पेपर सेकंड जो हम लोगों का है, इसके अति लघु प्रश्नों को करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि थोड़ा सा अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें कि कैसा क्या इसका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, तो इसमें जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव के होते हैं, 15 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के होते हैं और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वे लॉन्ग के होते हैं। ये 15 मार्क्स के होते हैं। ये भी एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है, इसलिए ये भी 15 नंबर का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, तो ये 20 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स जो हम लोग के होते हैं वो 50 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें 25 नंबर लाना कंपल्सरी होता है। ये इसका थोड़ा सा पैटर्न था एग्ज़ाम का कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। और हम लोग पवन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज हम लोग इसी पवन सीरीज के अति लघु प्रश्नों को करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 नामक दस्तावेज़ तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? तो ब्लैक बोर्ड योजना जो है 1987 से 88 में लागू की गई थी। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई और इसका उद्देश्य क्या है। यह प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया और यह इस बार भी पूछा जाएगा। पूछ लेगा कि यह कब लागू की गई या इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसका उद्देश्य जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित कराना। इसको आप रटने की जगह समझिए कि ब्लैक बोर्ड का जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जो आवश्यक सहायक सामग्रियां हैं उनकी योजना को व्यवस्थित करना। वहाँ मतलब जो इसी जिस चीज़ की आवश्यकता हो, दैट मीन्स कि चॉक हो गया, डस्टर हो गया, पढ़ाने के लिए पेपर हो गया, ऐसी ही जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के लिए मैप हो गया। इन सभी चीज़ों को क्या करना है, व्यवस्थित करना कि जिससे बहुत ही आसानी से पढ़ाया जा सके और बच्चों को सरल भाषा में समझाया जा सके। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम प्री मोस्ट का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 1986 की मूल संस्कृतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम क्या था? तो SOPT कार्यक्रम का जो पूरा नाम था प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन करना। प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है। SOPT किस स्तर के अध्यापक हेतु संचालित किया गया था? तो यह प्राथमिक विद्यालय, किसके लिए? प्राथमिक विद्यालय के लिए संचालित किया गया था। बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी? या 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी थी। बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग थे? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के कुल 3 अंग थे। कौन कौन से? पहला था कि संस्थागत क्षमता में वृद्धि, जो उसकी क्षमता है उसमें वृद्धि करना, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित कराना। नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो यह दायित्व प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को दिया गया था। DPE का पूरा नाम क्या था? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुई? या 1994 में प्रारंभ हुई थी। वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने जिले चुने गए? तो टोटल 22 जिले चुने गए थे। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका पूरा नाम विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम क्या है? विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम। विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है कि विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात यह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के
प्रारंभिक 6 सप्ताह में से 2 माह की अवधि उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किए जाते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य केरल है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किए जा रहे हैं? तो यह वर्ष सन 2002 से संचालित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार में 65%, राज्य सरकार में 35% सहभागिता देती है। NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल क्या है? तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि NPEGEL का क्षेत्र बताइए। महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहर मालिन बस्तियां। स्कूल चलो अभियान किन स्तर पर आयोजित किया गया था? ये जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर संचालित किया गया था। स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया? या 1 जुलाई 31 जुलाई तक चलाया गया था। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? तो कस्तूरबा बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्ध हेतु प्रयास। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? यह योजना सन 2004 से 5 में प्रारंभ की गई। बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? बाल श्रम कहते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता की गई। मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? तो यह 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को लागू किया गया था। शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषता। पहली विशेषता है कि यह 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय। दूसरा है कि बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़न न दिया जाए, मतलब बालकों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? नहीं। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या TBS मेयर में कई बार पूछा गया है कि मैकाले द्वारा विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया? तो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत अरब का संपूर्ण साहित्य समान है। शिक्षा में छनाई या निष्पादन सिद्धांत से क्या आशय है? कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि यह अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सकें। हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की गई थी? तो यह अनुदान प्रणाली लागू की गई थी। भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कार्जन के किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। कोठारी आयोग
की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समान स्तर के संबंध में सिद्धांत व नियुक्तियां बनाना। नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला है कि शैक्षिक अवसरों की समानता, दूसरा है कि केंद्र सरकार की भागीदारी। प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो यह छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने और अधिगम स्तर को सुधारने के लिए। प्री मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 के मूल संस्कृतियों से अवगत कराना। NEPGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तो शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य उद्देश्य? नवीं पंचवंशीय योजना 1997 से सन 2002 के लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम समस्याओं को दूर करना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? सन 1781। प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा बनाया गया था? तो सन 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों द्वारा बनारस कॉलेज का प्रारंभ किया गया था। राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति कब हुई? राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 में की गई थी। भारतीय शिक्षा आयोग 1982 अन्य किस नाम से जानते हैं? हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं 1982 को। और किस नाम से जानते हैं? तो हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कर्जन भारत कब आया था? लॉर्ड कर्जन जनवरी 1879 ईस्वी में भारत गवर्नर जनरल होकर भारत आया था। भारतीय विद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? सन 1902 में भारतीय विद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। भारतीय विद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र कैसा था? तो विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया क्योंकि यह अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों को सफल एवं दीर्घकालीन परिणाम स्वरूप उत्थान को स्थापित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यावसायीकरण को उचित माना या नहीं? शिक्षा के व्यावसायीकरण करना इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम व्यावसायीकरण स्तर पर विशेष बल देना माना गया। वैज्ञानिक तथा प्रावैधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय नीति 1992 ने क्या कहा? तो आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्रावैधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति जागृत एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तर पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना है। जनार्दन रेड्डी समिति से नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? नवोदय विद्यालय की योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद पर एक विद्यालय की स्थापना की जाए। विद्यालय में गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति क्या है? समस्त विद्यालय की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए तथा विद्यालय स्तर पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सारे वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। नहीं तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।